ईरान से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ईरानी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के एक प्रमुख और पूर्व मिलिट्री अफसर मोहसेन रजाई, जो कभी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC में कमांडर रह चुके हैं और अब ईरान की एक्सपीडेंसी काउंसिल में सदस्य हैं, उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जो अब वैश्विक बहस का केंद्र बन चुका है। रजाई का कहना है कि पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से ईरान को यह संदेश दिया है, अगर इजराइल किसी भी सूरत में परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और उस प्रतिक्रिया की तीव्रता उतनी ही गंभीर होगी। यह बात उन्होंने खुलेआम एक राष्ट्रीय चैनल पर रखी, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर राजनयिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि आज की तारीख तक पाकिस्तान और ईरान के बीच ऐसा कोई औपचारिक रणनीतिक समझौता या गठबंधन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से साझा परमाणु सहयोग को दर्शाता हो। फिर भी इस दावे ने यह तो साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय तनाव अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दूसरी परमाणु शक्ति वाले देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से खींच सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बयान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, न ही इसका खंडन किया है। हालांकि पाकिस्तान ने हाल के वक्त में यह जरूर कहा है कि वो इस टकराव में पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है और बाकी इस्लामिक देशों को भी एकजुट होकर इसी दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह दी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कभी वाकई ऐसा वक्त आता है जहां पाकिस्तान को ईरान के समर्थन में कोई लंबी दूरी का जवाब देना पड़े, तो क्या वो तकनीकी रूप से तैयार है? इस संबंध में पाकिस्तान की शाहीन 3 नामक मिसाइल पर चर्चा होना लाजिमी है। यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी पहुंच लगभग 2750 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें 1000 किलो तक का पेलोड ले जाने की क्षमता है और यह ठोस ईंधन पर आधारित है, जो कि इसे फुर्ती और तैयारियों के मामले में एक बड़ा फायदा देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दुनिया में कुल 9 देश ही ऐसे हैं जो आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार रखते हैं, जिनमें पाकिस्तान और इजराइल दोनों शामिल हैं। हालांकि इजराइल ने कभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन रणनीतिक मामलों के जानकारों के बीच यह बात जग जाहिर है। इस पूरे घटनाक्रम में अब निगाहें इस पर टिकी होंगी कि पाकिस्तान इस बयान पर क्या स्पष्टीकरण देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी प्रतिक्रिया किस तरह आती है। फिलहाल इतना तो तय है, वेस्ट एशिया की ये जंग अब केवल 2 देशों की नहीं रही। अगर भूगोल के नजरिए से देखा जाए तो कराची से लेकर तेल अवीव तक की दूरी लगभग 2300 से 2600 किलोमीटर के आसपास बैठती है। यही दूरी ये साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 नाम की जो मिड रेंज मिसाइल है वो तकनीकी रूप से इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। असल में इस मिसाइल को पहले भारत के विरुद्ध रेस्पॉन्स के तौर पर तैयार किया गया था, खासकर उस दूरी को ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान से अंडमान निकोबार के द्वीप समूह तक है, जो भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस यानी सभी संभावित युद्ध संभावनाओं का जवाब देने की नीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने यह मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था। मगर इत्तेफाक देखिए कि यही मिसाइल अब उस दूरी को भी कवर कर सकती है जो इजराइल तक जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के पास यह विकल्प मौजूद है। अब थोड़ा पीछे जाएं। उन वर्षों में जब इस्लामी गणराज्य ईरान अस्तित्व में आया था 1979 में, उससे पहले ईरान और इजराइल के संबंध तनावपूर्ण नहीं थे। लेकिन जैसे ही 1969 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, सरकार पूरी तरह इजराइल के खिलाफ हो गई। उधर पाकिस्तान का भी एक इतिहास है जो इस पूरे घटनाक्रम में अहम है। 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा, तब तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस्लामाबाद के नजदीक कहूटा नाम की जगह पर यूरेनियम संवर्धन की एक इकाई स्थापित की गई। यही वो जगह थी जहां से पाकिस्तान की रणनीतिक तैयारी ने असल आकार लिया। इजराइल को इसी से सबसे ज्यादा चिंता थी। डर इस बात का था कि अगर पाकिस्तान के पास यह ताकत आ गई तो इसका इस्तेमाल कभी दूसरे इस्लामी देशों के हित में भी हो सकता है। इसी चिंता के चलते उस दौर में इस पूरे प्रयास को इस्लामी बम जैसी उपमा भी दी गई, यानी यह केवल पाकिस्तान का नहीं रहेगा बल्कि इसका असर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड तक फैल सकता है। पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं। उदाहरण के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच में तनाव तब भी देखने को मिला था जब ईरान ने बलूचिस्तान के अंदर मिसाइल हमला कर दिया था। इससे यह तो साफ हो जाता है कि दोनों देशों के संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे, मगर जब बात किसी तीसरे पक्ष की हो तो उनके बीच रणनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी समझने की जरूरत है कि जहां तक परमाणु हथियारों की बात है, इस समय दुनिया
में केवल 9 देश ऐसे माने जाते हैं जिनके पास यह क्षमता है, लेकिन उनमें से 2 पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे से अब अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे हालात में खड़े होते दिख रहे हैं जहां कोई एक चिंगारी गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट को जन्म दे सकती है। इस पूरे समीकरण में हर बयान, हर दूरी, हर तकनीकी डिटेल एक बड़ा संकेत दे रही है कि ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर के पार की नहीं रही, बल्कि यह रणनीति, भूगोल और इतिहास का मिला जुला संग्राम बन चुकी है। जब बात सुरक्षा की हो, वो भी ऐसी जो पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित कर सकती हो, तब देश केवल रणनीति नहीं बनाते, वे इतिहास लिखते हैं। सदी के अंतिम हिस्से में एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है इजराइल, भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। जब 1969 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और वहाँ की सत्ता कट्टर विरोधी रुख के साथ बदली, तो इसके असर दूर तक पहुँचे। इजराइल, जो पहले से ही क्षेत्रीय तनावों में घिरा था, उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि अगर ईरान या उसके जैसे विचारधारा रखने वाले किसी अन्य देश के हाथों में अगर कोई विनाशकारी हथियार चला गया, तो वो भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी संदर्भ में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से बात की। उन्होंने इसरार किया कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम महज एक देश की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह है। इसी बीच इजराइल ने जो किया वह दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया। जून 1981 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर एक एयर स्ट्राइक की गई। इस मिशन को ऑपरेशन ओपेरा नाम दिया गया। F-16 जैसे लड़ाकू विमानों से की गई इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और एक नया संकेत दे दिया कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी अभियान से प्रेरणा लेकर इजराइल ने पाकिस्तान के कहूटा प्लांट पर भी एक संभावित हमला करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि इजराइल ने अपने रेगिस्तानी इलाके नेगेव में कहूटा की हूबहू प्रतिकृति बनाकर हमला करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। बात यही नहीं रुकी। इस संभावित योजना को साकार करने के लिए इजराइल ने भारत से सहयोग मांगा। उस दौर में भारत की प्रधानमंत्री थीं श्रीमती इंदिरा गांधी। इजराइल का प्रस्ताव यह था कि उसके F-16 लड़ाकू विमान जामनगर से उड़ान भरे, फिर ऊधमपुर में जाकर ईंधन भरे और हिमालय के ऊपर से होते हुए इस्लामाबाद के नजदीक कहूटा प्लांट पर हमला करे। भारत की ओर से भी इस योजना को लेकर कुछ स्तर तक गंभीरता दिखाई गई। जेट फाइटर जैसे जैगुआर को साथ लेकर मॉक ट्रेनिंग और स्ट्राइक एक्सरसाइज तक हुई। सूत्रों के अनुसार इंदिरा गांधी ने कुछ हद तक इसे मंजूरी भी दे दी थी, कम से कम लॉजिस्टिक और एयरबेस की सुविधा देने तक। मगर वक्त के साथ यह प्लान कमजोर पड़ने लगा। पहली वजह थी, अगर यह हमला सफल न हुआ या समय रहते पाकिस्तान को इसकी भनक लग गई तो यह सरप्राइज अटैक नहीं रह जाएगा। और दूसरी बड़ी चिंता थी, अगर भारत इस हमले में शामिल होता तो उसे पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध झेलना पड़ता, जो परंपरागत नहीं होता बल्कि बड़े पैमाने पर हो सकता था। भारत के सामने डिप्लोमेटिक कीमत भी बड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैकलैश मिल सकता था और देश की वैश्विक साख पर भी सवाल उठते। और फिर कहानी में आता है अमेरिका का रोल। उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला मंजूर नहीं होगा। यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ने खुद पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि उसके ऊपर किसी तरह की संभावित सैन्य कार्रवाई हो सकती है। जब अमेरिका की ओर से दबाव बनने लगा, तब भारत ने खुद को उस योजना से अलग कर लिया जिसमें पाकिस्तान के परमाणु केंद्र को निष्क्रिय करने की बात थी। यह फैसला तब लिया गया जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी, लेकिन समय का पहिया कुछ और ही लिखने को तैयार था। 1984 में उनकी हत्या हो जाती है और देश की बागडोर राजीव गांधी के हाथों में आती है। नए प्रधानमंत्री ने आते ही इस पूरे ऑपरेशन की फाइल को स्थायी रूप से बंद कर दिया। इस फैसले का असर सालों बाद महसूस हुआ। जब भारत ने अपने न्यूक्लियर परीक्षण किए तो पाकिस्तान ने भी उसका जवाब देते हुए 1998 में परीक्षण कर डाले। आखिरी क्षण में भारत के पीछे हटने से वो मिशन रद्द हो गया और अब उसका नतीजा यह है कि दोनों देशों के सामने एक साझा खतरा खड़ा है, चाहे वो इजराइल हो या भारत। यह पूरी घटना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की बात नहीं है, यह उस दुविधा का प्रतीक है जो अक्सर देशों को घेरती है। क्या पहले हमला करना सही है या इंतजार करना कि हालात और बिगड़े? यह सारी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर उस समय इतिहास की दिशा बदल दी जाती तो शायद दक्षिण एशिया की तस्वीर भी आज कुछ और होती। इतिहास से सीखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है और वर्तमान की जटिलताओं को समझने का सबसे मजबूत जरिया भी।